नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके आंसर की के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं। ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के थर्ड सेमेस्टर का है और ये एग्ज़ाम उनके लिए है, जैसे राजस्थान में तो 150 नंबर का हुआ था, लेकिन जिन विद्यार्थियों का पेपर 200 नंबर का हुआ है, ये उन स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम है जो NSQF लेवल के हिसाब से पेपर होते हैं, जिनके लिए ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के थर्ड सेमेस्टर में NSQF लेवल 5 का पेपर है। जिन विद्यार्थियों की ये 200 नंबर का पेपर हुआ है वो अपने आंसर की चेक कर लें। सभी प्रश्नों को लास्ट तक ज़रूर देखें और मिलान कीजिएगा सारे प्रश्न अपने। और जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें लगभग सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। ये राजस्थान के थर्ड सेमेस्टर से कुछ अलग टॉपिक इसमें है। डीसी मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डीसी जनरेटर, ये सभी टॉपिक इसमें है। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। प्रश्न पूछा गया है कि डीसी मशीन में वो कौन से 2 पॉइंट हैं जहां अपन ब्रूस का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मापते हैं। आपको बता दें कि ब्रूस के संपर्क प्रतिरोध के कारण ताम्र हानियों में इसकी गणना की जाती है और ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी करवाता है। जैसे जनरेटर की अपन बात करें, मोटर की बात करें, तो ब्रूस से संपर्क प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप भी होता है जनरेटर में और ताम्र हानियों की भी गणना की जाती है। प्रश्न ये पूछा गया है कि ब्रूस संपर्क का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन 2 बिंदुओं के बीच मापा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, कि ब्रूस रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रूस एंड कम्यूटेटर होगा। यानी ब्रूस और कम्यूटेटर के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि संपर्क प्रतिरोध वही आता है जो उसको कॉन्टैक्ट करवाते समय जो ड्रॉप हो जाता है, उस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी होगा कि रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रूस एंड कम्यूटेटर। अगला प्रश्न है कि विच voltage drop is indicated in the portion marked X। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, वेक्टर डायग्राम दिया गया है और ये डीसी जनरेटर का है। अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप के लिए एक मार्क करके दिया है X का मार्क। प्रश्न पूछा गया है कि X का मार्क किसका है। तो आपको सबसे पहले इस वेक्टर डायग्राम के बारे में ही बता देते हैं। ये जो आपको इस X पर दिखाया गया है ये है आपकी लोड करंट यानी IL का मान, और ये जो इस रेखा पर अपन को दिखाया गया है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज दोनों मान यहाँ पर है। ये जो एक सबसे पहले आपको ऊपर सीधी रेखा दिखाई गई है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, जबकि ये जो सबसे नीचे रेखा जो अपन को दिखाई दी है ये VT यानी टर्मिनल वोल्टेज का मान है। इसके बीच में एक डॉट 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 करके यहाँ मान दिया है और एक लेवल ये है और दूसरा लेवल ये है, यानी E और V प्रेरित विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में आपको 2 अलग अलग भागों में अंतर दिया गया है। जैसे एक तो ये इस X E से लेकर X तक और दूसरा X से लेकर VT तक। तो प्रश्न अपन से ये पूछा गया है कि E से लेकर ये X तक का जो मान है ये किसके कारण आता है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि डीसी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज घटने के 2 कारण होते हैं, जबकि एसी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज घटने के 4 कारण होते हैं। डीसी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज घटने के कारण होते हैं, एक तो होता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर प्रतिरोध होगा वो वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा, और दूसरा होता है आर्मेचर का रिएक्शन यानी जिसको हम प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब बात करें अगर एसी जनरेटर में, तो एसी जनरेटर में ये 2 घटक तो सेम होते हैं, लेकिन 2 घटक वहाँ पर और जुड़ जाते हैं। 2 तो आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर रिएक्शन होते हैं, तीसरा होता है लीकेज प्रतिघात और चौथा होता है पावर फैक्टर। वहाँ पर 4 घटक होते हैं। खैर कोई बात नहीं, वोल्टेज ड्रॉप के लिए पूछा गया। अब इसमें जो आपको 2 वैल्यू दिखाई गई है ये दोनों यानी E से लेकर VT तक दोनों घटना था, तो ये अंतर आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप दोनों के योग के कारण होती है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले जनरेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है
वो आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप होती है। उसके बाद आर्मेचर का रिएक्शन आता है, यानी सबसे पहले वोल्टेज के मान में जो अंतर आता है, वोल्टेज घटता है, उसका कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर का, क्योंकि आर्मेचर में प्रतिरोध होता है और जैसे ही धारा चलना प्रारंभ होता है तो वो सक्रिय होने के बाद में वोल्टेज ड्रॉप सबसे पहले होती है। यानी आपको ध्यान रखना है कि दोनों घटक जो वोल्टेज घटाते हैं उसमें आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप पहले गिना जाता है और आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो अंतर आता है वो बाद में गिना जाता है। तो ये एक्स से जो हमें दिखाया गया है ये आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस प्रश्न का हम उत्तर करेंगे बी, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप, यानी आर्मेचर के कारण वोल्टेज ड्रॉप हुई है। अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाता लेकिन इस नीचे वाले डायग्राम के बारे में, यानी यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दे देता, तो उसका उत्तर होता आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। अब प्रश्न आर्मेचर रिएक्शन का पूछा गया है, यानी आर्मेचर रिएक्शन का डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव पड़ता है। अनेक प्रभाव पड़ते हैं। स्पार्किंग बढ़ जाती है, मैग्नेटाइजिंग प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वोल्टेज घट जाती है, स्पार्किंग बढ़ जाती है, दक्षता कम हो जाती है। कई तरह के प्रश्न थे, लेकिन आपको जिस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं वो देखिए। सबसे पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, कह रहे हैं आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। नहीं, आउटपुट वोल्टेज बढ़ती नहीं है, आउटपुट वोल्टेज घट जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, क्योंकि सी ऑप्शन कह रहा है आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग और आउटपुट विल बिकम जीरो, यानी आउटपुट जीरो भी नहीं होती, घट जाती है। सिंपल प्रश्न था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी कि आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज यानी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया। आपको बता दें कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, एक टर्मिनल वोल्टेज होती है। अगर जनरेटर होता तो उसमें ई बी नहीं, केवल ई से दर्शाते और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान कम होता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप कहलाती है। ठीक ऐसे ही डीसी मोटर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसको हम बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं और आरोपित विद्युत वाहक बल को, आरोपित वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। तो डीसी मोटर में टर्मिनल वोल्टेज का मान अधिक और बैक ईएमएफ का मान कम होता है। दोनों के जो अंतर का कारण है वो आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप होती है। अब बात यह आती है कि प्रश्न आपसे वीटी के बारे में, बैक ईएमएफ के बारे में, यानी प्रेरित ईएमएफ के बारे में पूछा गया है। ये ईबी पूछा है अपन से, तो ईबी कौन सा होता है। सबसे पहले हम मोटर को इनपुट वोल्टेज देते हैं और उसमें से मोटर की आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो घट जाता है और बचा हुआ मान जो होता है वो बैक ईएमएफ कहलाता है। यानी बैक ईएमएफ का सूत्र होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप। अब आर्मेचर की जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको अपन आई इंटू आर से दर्शाएंगे और आर्मेचर की धारा, आर्मेचर का प्रतिरोध यानी आई ए इंटू आर ए से दर्शाएंगे। तो सूत्र क्या होगा कि जो बैक ईएमएफ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का अंतर होता है, यानी कि ई बी बराबर वी टी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, ई बी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन ए डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है उसका पर्पज क्या है, वो क्यों जोड़ा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों शॉर्ट में आपको बता दें, अगर याद हो तो हम उसको ओनली रजिस्टर नहीं प्रोटेक्टिव रजिस्टर कहते हैं, यानी वो सुरक्षा प्रतिरोधक होता है एक तरह से। अब वो प्रोटेक्ट किसको करता है, क्या करता है, वो देखिए दिए गए ऑप्शन में से अपन देखते हैं। सुरक्षा प्रतिरोधक बोलते हैं उसको। तो सुरक्षा प्रतिरोधक में कह रहे हैं इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ होल्डिंग कॉइल, नहीं, वोल्टेज बढ़ाना घटाना उसका काम नहीं होता है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज द करंट ऑफ होल्डिंग कॉइल, नहीं, करंट को भी कंट्रोल कर लेता है, यानी उसका काम होता है तो लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल और डिक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। यानी जो एनवीसी होता है डीसी स्टार्टर में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट 3 तरह के स्टार्टर होते हैं, उसमें होल्डिंग कॉइल एनवीसी को कहा जाता है, यानी नो वोल्ट कॉइल। इसका काम होता है जब सप्लाई होती है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जब सप्लाई होती है तो ये हैंडल को ऑन अवस्था में पकड़ कर रखता है और जब सप्लाई चली जाती है तो ये हैंडल को छोड़ देती है, यानी नो वोल्ट कॉइल है, वोल्टेज नहीं होगा तो प्रचालित होगी। तो इसका काम होगा कि लिमिट कॉइल को, वो करंट को लिमिट करेगा जो होल्डिंग कॉइल की तरफ जा रही है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। इस प्रोटेक्टिव रजिस्टर का मान अधिक रखेंगे तो एनवीसी की करंट कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की 5 विधियाँ होती है वैसे तो। अब इन चारों ऑप्शन में जो आपको विधि दी गई है वो है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर डाइवर्टर, फील्ड टैपिंग और फील्ड डाइवर्टर। वैसे तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ट्रेन हो या कोई भी ट्रैक्शन कार्य हो, खिंचाव कार्य के लिए जहां उच्चतम टॉर्क की हमें आवश्यकता होती है वहां पर सीरीज पैरेलल विधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस प्रश्न में वो तो ऑप्शन है नहीं। तो अगर देखा जाए इन सभी विधियों में तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि जो है इसमें आपका आर्मेचर और फील्ड दोनों की वोल्टेज कंट्रोल हो जाती है, तो इसका उपयोग अपन नहीं करते। आर्मेचर डाइवर्टर में अपन आर्मेचर को डाइवर्ट करते हैं, यानी गति सामान्य से कम मिलती है, अगर अधिक प्राप्त करनी हो तो संभव नहीं है। ठीक इसी तरह से फील्ड डाइवर्टर में गति सामान्य से अधिक मिलती है, कम नहीं मिलती, इसलिए हम फील्ड टैपिंग विधि का उपयोग करते हैं जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि वाई शॉर्ट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज, शंट फील्ड कॉइल है, ओके। वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि डीसी के 3 पॉइंट स्टार्टर में जो शंट फील्ड कॉइल होती है वो होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों होती है। देखिए होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में वो शंट फील्ड 3 पॉइंट स्टार्टर में जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो और एनवीसी श्रेणी क्रम में होते हैं। तीनों स्टार्टर होते हैं, आपको एक बार फिर बता देते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी मोटर और के श्रेणी क्रम में होती है, यानी आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों के श्रेणी क्रम में आती है। 3 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल होती है वो शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होती है, और 4 पॉइंट स्टार्टर में वो प्रोटेक्टिव रेजिस्टर यानी सुरक्षा प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में होती है। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि 3 पॉइंट में हम इसके फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्यों लगाएंगे। देखिए एनवीसी का काम है कि जब सप्लाई है तब तक ये काम करेगी, 9 वोल्ट कॉइल है यानी वोल्टेज नहीं होंगे तो ऑपरेट हो जाता है। अब वैसे तो हम सब जानते हैं कि डीसी जो मोटर होती है उसकी गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब डीसी शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान स्थिर रहता है, इसलिए हम मोटर को स्थिर स्पीड मोटर मानते हैं, यानी नियत गति वाली मोटर मानते हैं। लेकिन यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है तो मोटर की गति बदलेगी। अब यदि शंट फील्ड वाइंडिंग चलते समय ओपन हो जाती है तो शंट फील्ड फ्लक्स का मान हो जाएगा 0, इसलिए मोटर की गति हो जाती है अनंत। तो मोटर यानी चलते समय यदि शंट फील्ड ओपन हो जाती है तो मोटर बहुत उच्च गति से चलती है। इसलिए हम फील्ड वाइंडिंग अगर अब देखा जाए तो एनवीसी उसके श्रेणी क्रम में थी, यानी अगर शंट फील्ड ओपन हो जाती है तो एनवीसी भी मैग्नेट बनाना बंद कर देगी और वो मोटर को तुरंत ऑफ करवा देगी। तो दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा सी कि प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड, यानी जब शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है उस दौरान मोटर की सुरक्षा करना इसका काम है। क्यों? क्योंकि जब फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो फ्लक्स शून्य होने के कारण आर्मेचर की गति अनंत हो सकती है, लेकिन अब इसके श्रेणी क्रम में होल्डिंग कॉइल है। फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी तो होल्डिंग कॉइल भी मैग्नेट बनाना बंद कर देगी, तो मैग्नेट जैसे उसका होगा तो वो हैंडल को छोड़ देगी और मोटर बंद हो जाएगी, तो मोटर अपनी उच्च गति से नहीं चलेगी, जलने से बच जाती है। इस 7वें प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति ज्ञात करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब वैसे तो डीसी मोटर की गति जो होती है आप उसमें जनरेटर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ई बी बराबर 5ZNP/60A होता है। तो इस फॉर्मूले से तो आप गति कैलकुलेट करते हो तो गति ज्ञात हो जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मोटर में ये जो आपका 5ZP इन सब की वैल्यू जो है ये फिक्स रहती है। यानी मोटर में अगर देखा जाए तो फ्लक्स के साथ वेरिएशन आएगा, बैक ईएमएफ में वेरिएशन आएगा, तो मोटर की गति बदल जाती है, क्योंकि Z यानी चालकों की संख्या, P पोल और A समांतर रास्तों की संख्या और ये 60 एक गुणक घटक है, तो ये सभी तो फिक्स रहते हैं। इसलिए यदि गति के बारे में बात की जाए, इसने तो खैर बराबर का निशान दिया है, ये नहीं होगा, ये गति में संबंध पूछ रहा है। तो डीसी मोटर की जो गति होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला तो इसका पूरा होता जिसमें 5ZNP वो सब कुछ दिया हुआ होता, लेकिन जैसे ऑप्शन में दिए गए उस हिसाब से केवल बैक ईएमएफ और फ्लक्स को ही आपको मानना है। मोटर की गति बैक ईएमएफ के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन कर देंगे, क्योंकि इसमें आपको केवल बैक ईएमएफ और फ्लक्स है। क्योंकि हमें इस प्रश्न में ना तो उन स्थिरांक की जगह के दिया गया है और ना ही हमें ZNP इन सब की वैल्यू दी गई है,
यानी दो तरीके होते हैं प्रश्न को कि या तो वो अपन सामने चालकों की संख्या, पोल की संख्या, समांतर रास्तों की संख्या और 60 जो माना था उसकी जगह कहीं स्थिरांक के दे देता, तब अपन हल कर देते। तो ये तो दिया नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी करेंगे कि बैक ईएमएफ के समानुपाती फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, n बराबर EB बटा फाई, यानी बैक ईएमएफ बटा फ्लक्स कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिए, आपसे प्रश्न विपरीत भी पूछा जा सकता है। खैर प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर में जो हम मोटर के घूमने की दिशा बदलते हैं वो केवल और केवल आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर ही करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि डीसी मोटर में घूमने की दिशा बदलने के अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलकर, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन बदलकर। अब प्रश्न ये कह रहा है कि अगर मोटर कंपाउंड हो तो केवल हम एक ही विधि का उपयोग कर सकते हैं और वो है आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। यानी कंपाउंड मोटर में घूमने की दिशा बदलने के लिए आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने वाली विधि का उपयोग नहीं करते या सामान्यतः नहीं किया जाता। प्रश्न ये पूछा जा रहा है हम केवल और केवल आर्मेचर करंट वाली विधि का उपयोग क्यों करते हैं। तो आपको बता दें कि कंपाउंड मोटर दो तरह की होती है, एक तो होती है डिफरेंशियल कंपाउंड, एक होती है क्यूमुलेटिव कंपाउंड। यदि हम फील्ड के सिरे चेंज करते हैं तो ये गलती हो जाती है कि हम किसी एक ही फील्ड के सिरे बदल देते हैं और इससे क्या होता है, जो आपकी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर थी वो डिफरेंशियल बन जाएगी और डिफरेंशियल होती है तो वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड बन जाती है। ये गलती हम कर देते हैं। यदि आप फील्ड के सिरे चेंज करते हो तो आपको सीरीज फील्ड, शंट फील्ड दोनों के संयोजन एक साथ बदलने पड़ते हैं, इसलिए हम इस विधि का उपयोग नहीं करते। तो हम आर्मेचर धारा की दिशा बदलने वाली विधि का उपयोग इसलिए करते हैं कि टू मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मोटर की विशेषता को मेंटेन रखने के लिए, विशेषता को बनाए रखने के लिए, यानी जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड है उसको क्यूमुलेटिव ही बनाए रखना है। हम आर्मेचर धारा की दिशा बदल देंगे, दोनों फील्ड एज इट इज़ काम करेंगे। अच्छा प्रश्न है अगला 10वां प्रश्न है कि विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर बिलो एंड अबोव स्पीड फ्रॉम रेटेड स्पीड, यानी ऐसी कौन सी गति नियंत्रण की ऐसी कौन सी विधि है जो निर्धारित मान से कम और अधिक दोनों गति हमें प्रदान कर सकती हो। तो डीसी मोटरों में जिस विधि से हमें निर्धारित मान से कम और अधिक दोनों गतियां प्राप्त होती है वो एकमात्र विधि है वार्ड लियोनार्ड विधि और सबसे उपयुक्त विधि भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल, क्योंकि वोल्टेज नियंत्रण निर्धारित मान से हमेशा कम गति देता है, आर्मेचर कंट्रोल निर्धारित मान से हमेशा कम गति देता है, फील्ड कंट्रोल निर्धारित मान से अधिक गति देता है, वो कम नहीं दे सकता। यानी किसी एक में हमें निर्धारित मान से कम मिलती है, किसी एक विधि से हमें निर्धारित मान से अधिक मिलती है। लेकिन वार्ड लियोनार्ड विधि एकमात्र ऐसी विधि है जिससे हमें निर्धारित मान से कम और अधिक दोनों गति मिल सकती है। हम क्या करते हैं इसमें गति परिवर्तन करने के लिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है हम इसमें मोटर को मिलने वाली वोल्टेज को प्रभावित करते हैं और वो किसके माध्यम से करते हैं, जनरेटर की फील्ड को परिवर्तित करके। जब वोल्टेज परिवर्तित होते हैं तो मोटर की स्पीड परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई स्टार्टर आज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री में डीसी मोटरों को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं। तो हम सब जानते हैं स्टार्टर का काम है स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करना, यानी प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए हम स्टार्टर लगाते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, स्टार्टर क्यों लगाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिड्यूस द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को घटाना या आर्मेचर करंट को कंट्रोल करना। और स्टार्टर में ये आर्मेचर धारा कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में अतिरिक्त रेजिस्टेंस लगाते हैं, बाहरी प्रतिरोधक लगाते हैं। ये स्टार्टिंग के समय ही होता है, बाद में हम इस प्रतिरोध को भी हटा देते हैं क्योंकि बाद में मोटर में बैक ईएमएफ आ जाता है। स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान 0 होता है और आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए डीसी मोटरें उच्च धारा लेती है। तो उस स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना है क्योंकि बैक ईएमएफ तो अभी आया नहीं रहा, आर्मेचर का प्रतिरोध कम है, उच्च धारा से आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती थी, इसलिए हम आर्मेचर की धारा को घटाते हैं। स्टार्टर यही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप, यानी इसमें से कौन सी मोटर है जो सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर का प्रकार है। देखिए कम्यूटेटर मोटर है, आपको ऐसे प्रश्नों का आंसर देने के लिए आपको प्रत्येक मोटर की जो ऑप्शन में दी गई है उसकी संरचना पता होनी चाहिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा रिपल्सन मोटर, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर लगता है। वैसे अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम यूनिवर्सल मोटर कर देते, यूनिवर्सल मोटर भी
कम्यूटेटर मोटर का ही हिस्सा है या उसी के प्रकार में आती है। देखिए स्टेपर मोटर का मैग्नेट जो होता है ये सिंक्रोनस मोटर की श्रेणी में आती है, सिंगल फेज, और इसमें पल्स देके हम स्टेप बाय स्टेप गति करवाते हैं। शेडेड पोल मोटर की संरचना हम जानते हैं, केज टाइप रोटर, सेलिएंट पोल और शेडेड पोल, 2 वाइंडिंग स्टेटर पर। और नेक्स्ट है परमानेंट कैपेसिटर, तो हम जानते हैं स्टेटर में रनिंग स्टार्टिंग 2 वाइंडिंग और रोटर पर केज वाइंडिंग। इसलिए कौन सी मोटर होगी? रिपल्शन मोटर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है कि विच मेथड इज अडोप्ट टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की विधि क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है, यानी हमें 90 डिग्री का फेज अंतर चाहिए, पोली फेज पर वो फेज अंतर उत्पन्न होता है, यानी इसके लिए हमें कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, मोटर में एक फेज को 2 फेजों में बांटेंगे, यानी फेज बांटकर मोटर को स्टार्ट किया जाता है। फेज बांटने के लिए हम 3 विधियों का उपयोग करते हैं सामान्यतः, वो है रेजिस्टेंस विधि, कैपेसिटर और शेडिंग रिंग लगाकर, यानी 3 में से हम किसी एक का उपयोग कर लेते हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि हम स्टार्ट करने के लिए करते क्या है, तो हम फेज बांटते हैं, स्प्लिट फेज मेथड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, हम उसमें फेज बांटते हैं, एक फेज को 2 फेज में बांटते हैं। इसकी अपने पास कई विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। आपको डायग्राम देकर एक मोटर दिखाई गई है और पूछा गया है कि ये मोटर कौन सी। देखिए सिंपल सी संरचना है। आपको यहाँ सबसे पहले बीच में एक रोटर दिखाई दे रहा है, वो केज टाइप रोटर है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर ये एक वाइंडिंग दिखाई दे दी। उसके टर्मिनलों के नाम स्पष्ट दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, पर आई थिंक इसके नाम या तो R1 R2 या फिर U1 U2 होगा, और ये नाम जो होते हैं ये रनिंग वाइंडिंग के होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वाइंडिंग है और उस पर भी टर्मिनल दिखा रखे हैं, लेकिन टर्मिनल की मार्किंग हमें यहाँ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। तो इसका या तो S1 S2 होगा या फिर Z1 Z2 होते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर दिखाया गया है और ये हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिखाया गया है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया तो 75% गति के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटेगा, जो अपने साथ इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी हटा देगा और इस कैपेसिटर को भी हटा देगा। यानी कि जैसे 75% से अधिक गति होगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटेगा, इसके साथ साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर भी हट जाएगा। यानी मोटर स्टार्ट तो कैपेसिटर से हो रही थी लेकिन चल नहीं रही है कैपेसिटर पर, तो इसका नाम हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या फिर दूसरा नाम हम कहें कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द कैपेसिटर इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर। देखिए यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए आपको एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में आपको यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिखाया गया है, ये एक प्रतिरोधक दिखाया गया है और ये कैपेसिटर दिखाया गया है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है अपन से कि ये जो कैपेसिटर लगाया है ये क्यों लगाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्पीड कंट्रोल करने की मेथड के बारे में बता देता हूँ, इसी से सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। होता क्या है कि जब मोटर की स्पीड बढ़ती है तो मोटर की गति अधिक होने पर निर्धारित मान से ज़्यादा जैसे ही गति चलती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच पर एक बल लगता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाता है। जैसे ही ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटेगा तो जो सप्लाई पहले सेंट्रीफ्यूगल के स्विच के थ्रू वाइंडिंग को सीधी जा रही थी, अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच NO होने पर वो सप्लाई आपकी इस प्रतिरोधक के जरिए वाइंडिंग को मिलने लग गई। यानी अब प्रतिरोधक सर्किट में आ गया तो प्रतिरोध क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करवा देगा, जिससे मोटर की गति घटनी शुरू हो जाएगी। जब स्पीड घटते घटते नीचे आएगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच फिर से लगेगा और अब मोटर को डायरेक्ट सप्लाई मिल गई, यानी रजिस्टर फिर बाईपास हो गया। तो अब मोटर की स्पीड फिर से मोटर को पूरी वोल्टेज मिलने लग गई तो गति बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही गति बढ़ते बढ़ते ज़्यादा होगी सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा, रजिस्टर के थ्रू सर्किट पूरा होगा, गति घटने लग जाएगी। यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेक और ब्रेक करवाता रहता है स्पीड कंट्रोल के आधार पर। अब देखिए ज़रा, जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेक और ब्रेक होता है तो इस दौरान सर्किट में हम सब जानते हैं हाई इंडक्टेंस के कारण, क्योंकि मोटर इंडक्टिव लोड का प्रकार है तो हाई इंडक्टेंस के कारण इस स्विच संपर्क के आर पार स्पार्किंग होगी, तो वो स्पार्किंग हटाना इस कैपेसिटर का उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट कैपेसिटर का नाम सुनते यही कहते हैं कि पावर फैक्टर सुधारना, लेकिन हर जगह पावर फैक्टर सुधारना उसका उद्देश्य नहीं होता। आपको उस टॉपिक का मकसद भी समझना है कि क्यों लगाया गया है, क्योंकि कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए समांतर में लगता है। अगर पावर फैक्टर सुधारना होता तो हम फेज और न्यूट्रल के बीच यहाँ कैपेसिटर लगाते जिससे पावर फैक्टर सुधरता। तो इस प्रश्न में
यहाँ जो कैपेसिटर का पर्पज उसका काम है स्पार्किंग कम करना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, रिड्यूस द स्पार्क ऑन कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट पे जो स्पार्किंग हो रही है वो कम करना। स्पार्किंग मेक और ब्रेक होगा सर्किट में तो होती है, हम सब जानते हैं, इंडक्शन हाई होने के कारण, इसलिए कैपेसिटर स्पार्किंग को कम करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर आपको इसका आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमएफ प्रति फेज इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल प्रति फेज ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया है। ट्रांसफार्मर की समीकरण हम सब जानते होंगे, सूत्र होता है E बराबर 4.445 FT, यानी कि फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और टर्न की संख्या। वाइंडिंग में टर्न की संख्या कितनी है, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी में जो है जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है वो दी गई, और उस कोर के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का मान कितना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी कि E बराबर 4.445 FT, 5 फॉर फ्लक्स वेबर में, F का मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में और T का मतलब है टर्न की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए अल्टरनेटर हैविंग 2 पोल्स गेट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, सॉरी एट ए फ्रीक्वेंसी। प्रश्न ये कह रहा है कि 2 पोल है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो अल्टरनेटर की गति कितनी होगी। सबसे आसान प्रश्न था, आई थिंक आप सबको याद होगा। गति ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है F × 120/P, यानी फ्रीक्वेंसी को 120 से गुणा करके पोल का भाग दे दो। वैसे आप सबको शायद याद ही होगा कि जब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो और 2 पोल हो तो गति 3000 RPM आती है, क्योंकि ये तो इस तरह के आंकड़े हैं जो बार बार हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे 4 पोल की मोटर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 1500 RPM उत्तर होगा, हम सबको याद होता है। 6 पोल की मोटर है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 1000 RPM होगी। ये कुछ एक आंकड़े तो ऐसे होते हैं जो हर स्टूडेंट को याद होते हैं, नहीं है तो याद आपको रखने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी कि 3000 RPM हो जाएगी, 2 पोल और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कंडीशन द लैंप्स बिकम डार्क इन डार्क लैंप मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर। देखिए 2 अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें समांतर क्रम के लिए 3 शर्तें पूरी होना जरूरी है, और वो जो सबसे कॉमन 3 शर्तें हैं वो है फेज सीक्वेंस बराबर होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज एक बराबर होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। अब इसकी जाँच के लिए अपने पास वैसे 4 विधियाँ होती हैं, 3 लैंप की विधि होती है और 1 सिंक्रोस्कोप विधि होती है। लैंप में अपने पास 3 विधियां कौन कौन सी, डार्क लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि और डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि। डार्क लैंप विधि में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं कि इनकमिंग अल्टरनेटर जो होता है वो और रनिंग अल्टरनेटर होता है वो, उन दोनों में प्रत्येक फेज के एक जैसा मानते हुए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी हम ऐसा मानते हैं कि इनकमिंग के आर पर एक सिरा और रनिंग के इनकमिंग के आर पे भी हमने एक सिरा जोड़ा, यानी हम समान फेज मानते हुए जोड़ते हैं। यदि सभी शर्तें सही होगी तो लैंप हमारा बुझ जाएगा, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही फेज पे लैंप ऑन नहीं होगा। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फेज क्रम बिल्कुल सही हुआ तो लैंप पूर्णतया बुझ जाते हैं। अब इस प्रश्न में हमें 2 ऑप्शन ही दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का, इसलिए ए उत्तर होगा। फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फेज क्रम जब बराबर हो जाते हैं तो लैंप बुझ जाएगा। अगर अंतर हो शर्तों में तो 3 तरह के उत्तर आते हैं, आपको याद ही रखना होगा। अलग अलग समय पर ऑन ऑफ होता है, एक साथ ऑन ऑफ होता है और डिम प्रकाशित होता है। अच्छी विधियाँ थी, याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन एन अल्टरनेटर। प्रश्न ये है कि आर्मेचर रिएक्शन का जो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। कंपनसेट करने का मतलब होता है कि उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे अल्टरनेटर में। देखिए 2 तरह के प्रभाव होते हैं जनरेटर में, एक होता है क्रॉस मैग्नेट और एक होता है डीमैग्नेटाइज। लेकिन अल्टरनेटर में हम ये कहेंगे कि क्रॉस मैग्नेट तो नहीं होता बट डीमैग्नेटाइजिंग सबसे अधिक होता है। अब डीमैग्नेटाइजिंग जो प्रभाव है वो होता क्या है, विचुंबकन प्रभाव बोलते हैं हिंदी में, कि स्टेटर जब रोटर फ्लक्स बना रहा था, स्टेटर चालकों के फ्लक्स जो थे वो क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं और मेन फ्लक्स घटने लगता है। तो सबसे पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए फ्लक्स की शुरुआत किसने की थी, फ्लक्स की शुरुआत की थी रोटर ने बनाना। यानी आर्मेचर यानी स्टेटर के चालकों में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो वो फ्लक्स और बनाएंगे,
जो रोटर के फ्लक्स का विरोध करेंगे, यानी रोटर का फ्लक्स घटने जा रहा है, तो हमें क्या करना है, रोटर के फ्लक्स को मेंटेन रखना है ताकि ईएमएफ कम ना हो। तो इसका ऑप्शन अपने पास ये होता है कि हम उस रोटर का जो एक्साइटेशन है उसको और बढ़ा दें थोड़ा सा, तो वो कम हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन से जनरेटर का स्टेटर जो होगा वो एक नियत चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अब इतने ही चुंबकीय क्षेत्र के बदले हम रोटर को एक्स्ट्रा एक्साइट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा कि इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, यानी हम रोटर की जो उत्तेजना वाली धारा है उसको बढ़ा देंगे तो रोटर का फ्लक्स और अधिक बनेगा। ज़्यादा फ्लक्स बनेगा तो जितना वो आर्मेचर रिएक्ट कर रहा था उतना फ्लक्स नष्ट होने के बाद भी फ्लक्स रह जाएगा जो पर्याप्त वोल्टेज बना सकता हो। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप। तो सिंक्रोस्कोप का काम, वैसे आपको बता दें, सिंक्रोस्कोप अल्टरनेटर में केवल और केवल फ्रीक्वेंसी बराबर होने की सूचना देता है, यानी वो ये बताएगा कि आपके इनकमिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर है अथवा नहीं, कम है या अधिक है। क्योंकि वोल्टेज और फेज क्रम आपको पहले से पता हो तभी सिंक्रोस्कोप का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजिंग की शर्त बताने के लिए काम में आता है। अब आप कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकती है, पर वैसे ऑप्शन दिया गया है कि एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज, एडजस्ट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकती है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना, नहीं, इसका काम एडजस्ट करना नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट नहीं करता, ये फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। ये हमें इतना सा बताता है कि फ्रीक्वेंसी कम है, अधिक है या बराबर है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी कि इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, यानी समांतरीकरण के लिए सारी शर्तें सही है ये बात बता देगा। फ्रीक्वेंसी स्लो है, फ्रीक्वेंसी हाई है या फ्रीक्वेंसी इक्वल है। यदि सिंक्रोस्कोप ये कहता है कि स्लो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे इनकमिंग मशीन की गति स्लो है, इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी कम है, हमें उस जनरेटर की गति बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और बराबर हो जाए। ये सिंक्रोस्कोप केवल और केवल फ्रीक्वेंसी की सूचना देता है। दो शर्तें जो और थी, कौन सी, टर्मिनल वोल्टेज और फेज क्रम, उसके बारे में ये नहीं बताएगा, वो पहले से सही होनी चाहिए तभी सिंक्रोस्कोप का उपयोग हो सकता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3 फेज AC इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 6 पोल है। अभी हमने ऊपर देखा गति ज्ञात करने का एक सूत्र था अल्टरनेटर में, यहाँ पर आपको मोटर के बारे में पूछा गया है। 6 पोल की है, गति 1000 RPM होगी, कहीं कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि गति ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाया है हमने, F इंटू 120/P, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू 120 पोल्स। तो इसको संख्याओं को रखते हुए हम हल करेंगे, उत्तर आएगा 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल। अब यहाँ पर आपको एक सिंबल दिया गया है, ये सिंबल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि किसी फ्रेंड से पेपर मंगवाया था, उन्होंने ऐसा ही भेजा है, लेकिन मैं आपको दिए गए ऑप्शन बता देता हूँ, तो अगर आपके पास क्लियर पेपर हो तो आप मिलान कर लीजिए। देखिए, मेक कॉन्टैक्ट, ऐसा इसका कोई सिंबल होता नहीं है। सबसे पहला जो बी ऑप्शन है वो है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो होगा तो उसको कॉन्टैक्ट मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह से होता है कि नॉर्मली क्लोज वाला जो होगा वो आपको एक चिपका हुआ कॉन्टैक्ट दिखाता है, यानी सामान्यतया बंद संपर्क, तो वो आपका इस तरह से होगा जैसा कि हमने अभी अभी स्क्रीन पर बनाया है। सेकंड आपका सी ऑप्शन है कि नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली ओपन जो कॉन्टैक्ट आपका होगा वो आपको सामान्यतः खुला हुआ कॉन्टैक्ट दिखाएगा, जैसा कि आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट है थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट। तो थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट जो होगा वो आपको एक ओपन कॉन्टैक्ट भी दिखा सकता है और लगा हुआ कॉन्टैक्ट भी दिखा सकता है, लेकिन उस कॉन्टैक्ट के साथ आपको एक ऐसे, मतलब आयताकार कह सकते हैं हम, जो एक साइड से खुला हुआ हो, इस तरह की एक आकृति होना उसके साथ ज़रूरी है। अभी अभी जैसा कि देखिए हमने स्क्रीन पर बनाया है, इस तरह की आकृति होनी जरूरी है। ये थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट होता है। तो आपके पास जो भी हो इस तरह का सही पेपर, तो आप उसमें देख करके उत्तर का मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज रोटेटिंग विद द एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 RPM, यानी 960 RPM, 960 RPM पर एक मोटर चल रही है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 6 उसमें पोल है। बताइए स्लिप कितने प्रतिशत है। देखिए, स्लिप ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रतिशत स्लिप बराबर सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100, यानी कि मोटर का जो NS है उसमें से NR घटाएंगे और NS का भाग देके 100 से
गुना कर देंगे। अब सिंक्रोनस गति आपको इस प्रश्न में नहीं दी गई, वो ज्ञात करनी थी। रोटर गति वो होती है एक्चुअल स्पीड जिसको कहते हैं, और जो पेपर में हमें स्पष्ट दे रखी है 960 आरपीएम। यानी रोटर गति तो 960 आरपीएम स्पष्ट हमें दे रखी है, लेकिन सिंक्रोनस गति नहीं है। आपको इस प्रश्न में सबसे पहले सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी है, और सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र है, अभी आपने ऊपर के 2 प्रश्नों में हल कर लिया, बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। 6 पोल है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, तो गति आपकी हो गई 1000 आरपीएम। यानी मोटर 1000 आरपीएम पर चलनी चाहिए थी, जबकि मोटर चल रही है 960 आरपीएम पर। तो हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 960 बटे 1000, यानी सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100 कर देंगे। अब इस 1000 में से 960 घटाएंगे तो अंतर आया 40, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 1 जीरो ये, उत्तर आएगा आपका 4%। ये स्लिप का बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप हल करके जरूर देखिएगा। सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 1000 का आप सूत्र लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के समय रोटर विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। इसका एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप बात को याद ही रखिए, स्टार्टिंग के समय रोटर विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। सबसे स्पष्ट आसान सा प्रश्न था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी कि इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन दूसरा तरीका आप सूत्र से भी याद रख सकते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र होता है एस इंटू एफ, अंशीय स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। देखिए मोटर स्टार्टिंग के समय बात कर रहा है, तो स्टार्टिंग के समय मोटर की गति 0 होती है, इसलिए स्लिप 100% होती है। अब 100% स्लिप रख के सप्लाई फ्रीक्वेंसी रख के देखेंगे तो आपका मान उतना ही आएगा। स्टार्टिंग के समय जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और रनिंग के टाइम पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी आएगा। यदि रनिंग का होता तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम का उत्तर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के रोटर में विद्युत वाहक बल, सिंपल सा प्रश्न है। इंडक्शन मोटर भी ट्रांसफार्मर के जैसे म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं, वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए उसके बीच में रिलेटिव मोशन आ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मोशन आ गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि रोटर आपका चालक की तरह काम करता है, यानी फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम हो गया। तो आप इसका प्रश्न ये भी कह सकते हो कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, या फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया भी कह सकते हैं। वैसे भी इस प्रश्न में देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं डायरेक्ट कॉमन का, तो डायरेक्ट ईएमएफ नहीं मिलता, क्योंकि स्टेटर और रोटर के बीच में कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, यानी स्टेटर और रोटर के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है, अन्योन्य प्रेरण का जो म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच मेथड इज सप्लाई टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम रोटर साइड। रोटर से जो गति नियंत्रण करने की विधि है वो पूछी गई है इंडक्शन मोटर में, तो उसको हम कैस्केड नियंत्रण कहते हैं। एक मोटर का रोटर दूसरे की मोटर के स्टेटर को सप्लाई प्रदान करता है। शायद आपको याद होगा, कैस्केड में 2 मोटरें यांत्रिक रूप से जोड़ी जाती हैं। एक मोटर को 3 फेज की सप्लाई देते हैं, उसके रोटर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको हम अंदर ही शॉर्ट नहीं करवाते, वो विद्युत वाहक बल नेक्स्ट मोटर के स्टेटर को सप्लाई प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि विच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय द ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट से ताम्र हानियों की गणना की जाती है। ये शॉर्ट सर्किट के बराबर करंट लेता है। ध्यान रखें कि इस टेस्ट के दौरान हम स्टेटर को 5 से 10% वोल्टेज ही देते हैं। अगर आपसे प्रश्न नो लोड टेस्ट, एक तरह से ये फुल लोड टेस्ट होता है रोटर ब्लॉक टेस्ट, अगर आपसे नो लोड टेस्ट के बारे में पूछ लिया तो उसका उत्तर होता है आयरन लॉस, यानी हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानियाँ ज्ञात करना। रोटर ब्लॉक टेस्ट को हमें फुल लोड टेस्ट की तरह मानते हैं, ये कॉपर लॉस हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि वाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्लूड इन द रोटर सर्किट स्टार्टिंग थ्रू 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। प्रश्न ये कह रहा है कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में 3 फेज का बाहरी प्रतिरोधक क्यों जोड़ते हैं। देखिए प्रतिरोधक जोड़ने से हमें 3 फायदे और 1 नुकसान होता है। सबसे पहले आपको बेनिफिट गिना देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कि पावर फैक्टर सुधर जाता है, दूसरा होता है कि स्टार्टिंग का टॉर्क अच्छा हो जाता है, और तीसरा है कि मोटर की स्टार्टिंग धारा जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है। यानी रोटर में प्रतिरोधक जोड़ने से 3 बेनिफिट कौन कौन से, पावर फैक्टर सुधर जाता है, टॉर्क अच्छा होता है, स्टार्टिंग करंट घट जाती है। लेकिन एक नुकसान भी होता है, और वो है कि रोटर में ताम्र हानियाँ बढ़ जाती है। अब इस प्रश्न का उत्तर हम करेंगे
सी कि टू गेट हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यानी उच्च स्टार्टिंग टॉर्क लेने के लिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। आपको एक कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है, बता देता हूँ, रिपीट करा देते हैं, सुन लीजिए सर। ये जो आपको एक बीच में यहाँ डायग्राम दिखाया गया है, ये है आपकी कॉन्टेक्टर कॉइल, ये कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसको जॉगिंग या इंचिंग सर्किट के नाम से जानते हैं। बताएंगे आपको जॉगिंग की परिभाषा भी क्या होती है, सुन लीजिए। सबसे पहले यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल हमने थर्मल ओवरलोड के रिले होते हुए मोटर को सीधा प्रदान कर दिया। फेज है जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले में से होते हुए यहाँ पर हमने दे दिया। ये आप देख रहे हैं स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन है, और ये न्यूट्रल है। जब कॉन्टैक्ट कॉइल को यहाँ से मिलेगा तो ये कॉइल पिकअप हो जाती है। जब हम मोटर को चलाएंगे तो इस स्टार्ट बटन को दबाएंगे, सर्किट पूरा होगा, कॉन्टैक्ट रिले को पिकअप कराएगा और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपको इस तरह का सर्किट दिखाया गया है, हम इसको इंचिंग या जॉगिंग सर्किट के नाम से जानते हैं। इंचिंग या जॉगिंग होता है कि किसी मोटर को अस्थायी समय के लिए स्टार्ट करना, यानी जितनी देर हम कमांड देते रहेंगे उतनी देर मोटर चलेगी, जैसे ही कमांड छोड़ देंगे तो मोटर बंद भी हो जाती है। इसको हम इंचिंग या जॉगिंग सर्किट कहते हैं। ये थोड़े समय के लिए होता है, स्टार्टिंग प्रचालन या ऑपरेशन देखने के लिए होता है। आवश्यकता अनुसार जब हमें किसी सिस्टम को कमांड देना हो तब ऐसा हम करते हैं। इंचिंग अथवा इसका जॉगिंग भी ऑप्शन हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मोटर इफ़ द रोटर वाइंडिंग इन स्लिपिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किटेड एट स्टार्टिंग। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा उत्तर भी होगा। प्रश्न ये पूछा गया है कि स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के रोटर की जो वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग के समय यदि ओपन हो जाए, रोटर वाइंडिंग जो है वो ओपन सर्किट हो स्टार्टिंग के समय स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, तो मोटर का क्या होगा। जब रोटर का परिपथ पूर्ण नहीं होगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, चाहे वो स्लिपिंग मोटर हो या केज मोटर हो। हम केज मोटर के रोटर को दोनों ओर से एंड रिंग को मोटर के अंदर ही शॉर्ट कर देते हैं, जबकि स्लिपिंग मोटर में हम बाहरी प्रतिरोध के जरिए शॉर्ट करते हैं, यानी रोटर का परिपथ हम शॉर्ट करके पूरा करवाते हैं, चाहे वो केज मोटर हो या स्लिपिंग मोटर। अगर रोटर का सर्किट ओपन है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, चाहे वो स्लिपिंग हो या केज मोटर। तो इस प्रश्न का उत्तर ए होगा कि मोटर विल नॉट रन, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर नहीं चलेगी। अगला प्रश्न है कि विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। मोटर में कुल डिग्री ज्ञात करने का सूत्र होता है 180 इंटू पोल। तो इस प्रश्न का उत्तर हम 180 इंटू पोल के हिसाब से देंगे तो बी उत्तर होगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है, 360 इंटू पोल के जोड़े भी आप कर सकते हो। 2 तरीके होते हैं, हालांकि दिए गए सभी ऑप्शन 180 डिग्री के थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूत्र होता है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल, डी उत्तर होगा। नंबर ऑफ बी में तो स्लॉट दिया गया है, स्लॉट का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज़। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 इंटू नंबर ऑफ पोल होगा, नंबर ऑफ स्लॉट नहीं होगा, पोल की संख्या से गुना करते हैं। हाँ, अगर 360 होता तब पेयर ऑफ पोल होता, यानी पोल के जोड़े कर देते। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। जैसे 4 पोल की मोटर है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री 720 डिग्री होगी, 180 इंटू नंबर ऑफ पोल होता है, तो इस प्रश्न का डी उत्तर हो जाएगा। बी में नंबर ऑफ स्लॉट दिया गया है, आप दोबारा मिलान कर लें, 31वें प्रश्न का उत्तर डी होगा। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर बिफोर वार्निशिंग इन रिवाइंडिंग प्रोसेस। मोटर को रिवाइंडिंग करने के बाद उसकी वाइंडिंग को हम वार्निश देते हैं ताकि इंसुलेशन बनाए रखें और बाहरी नमी उसमें ना प्रवेश कर जाए। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि जब हम वार्निश कर रहे हैं उससे पहले मोटर को हम प्री हीटिंग यानी पहले वाइंडिंग को हीट देके सुखाते क्यों है। जैसे उद्दीप्त लैंप या कार्बन फिलामेंट लैंप से कैसे देकर हम उसको सुखाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वाइंडिंग में पहले से या रिवाइंडिंग करने के दौरान कोई मॉइस्चर चला गया हो किसी प्रकार का तो वो हम सुखा दें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी कि टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर, यानी वाइंडिंग परत के बीच में जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको हटाना। वाइंडिंग की परतों के बीच में अगर किसी भी कारणवश कोई नमी चली गई हो तो वो हम हटा दें, ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन ए सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। स्थायी कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर कैसे जुड़ा हुआ होता है। अब कैपेसिटर स्थायी यानी कैपेसिटर की 3 मोटरें होती है, परमानेंट कैपेसिटर,
मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और डबल कैपेसिटर मोटर। तो तीनों में से किसी भी मोटर के लिए पूछा जाए, कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए कि इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग आर्मेचर 4 पोल डीसी मोटर। डीसी मोटर में 4 पोल है, डुप्लेक्स है और लेप वाइंडिंग है, समांतर रास्तों की संख्या कितनी होगी। देखिए वैसे तो लेप वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या पोल के बराबर होती है, लेकिन यदि डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स दे रखा है तो आपको पोल इंटू प्लेक्स करना होता है। मोटर में 4 पोल है और डुप्लेक्स का मतलब होता है 2, इसलिए समांतर रास्तों की संख्या होगी 8। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप के लिए जो होती है, सबमर्सिबल वो होता है जो पानी में डूबे हुए रहते हुए मोटर काम करती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ए कि पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, यानी पीवीसी के कवरिंग किया हुआ कॉपर का वायर होता है, इंसुलेटेड वायर होता है। लेकिन वैसे सबसे अधिक जिसका हम उपयोग करते हैं वो आपकी सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होती है। इस 35वें प्रश्न का उत्तर ए होगा पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। लेकिन मोटर की रिवाइंडिंग की अगर बात करें, जैसे मिक्सर मोटर यूनिवर्सल में या कूलर की मोटर या 3 फेज की कोई मोटर सामान्यतः है, तो उसका उत्तर सी होता है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। सबमर्सिबल मोटर के लिए स्पष्ट पूछा है तो उत्तर ए होगा पीवीसी कवरिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग टू क्लास बी। बी क्लास में इंसुलेटिंग मटेरियल पूछा। देखिए अचालकों की कई तरह की कैटेगरी होती है, YAEB-FHC होती है, और बी क्लास जो होती है इसका कार्यकारी जो टेम्परेचर होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें जो अचालक पदार्थ आते हैं वो है फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस और अभ्रक। इस प्रश्न में जो आपको उत्तर दिया गया है वो एक ही था, फाइबर ग्लास, इसलिए ए होगा। अगर इसका कार्यकारी तापमान पूछ लेते तो उसका उत्तर हम कर देते 130 डिग्री। अचालकों की टेबल को प्लीज़ आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे किसी अचालक के बारे में टेम्परेचर और किसी में अचालक कैटेगरी पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी क्लास का जो टेम्परेचर होता है वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो इसमें पदार्थ आते हैं वो है अभ्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। अब एफ का पूछ लिया तो इसमें सी उत्तर होगा, 155 डिग्री होता है। वैसे आपको याद रखना है जो कैटेगरी चलती है वो है YAEB-FHC। प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन, यानी एफ क्लास का जो इंसुलेशन है उसकी वैल्यू पूछी गई है अपन से। एफ तो ये टेबल एक फाई बनती है अचालक वाली, और YAEB-FHC से इसकी शुरू होती है टेबल। तो ये जो एफ क्लास होती है इसका टेम्परेचर 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ द टेस्ट इज कंडक्ट यूजिंग इंटरनल ग्राउलर इन AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग। आंतरिक ग्राउलर कब उपयोग किया जाता है। देखिए ग्राउलर इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब तो ये होता है कि ग्राउलर जो होता है वो बाहर होता है और इसके ऊपर आपका जैसे स्टेटर या आर्मेचर रखा जाता है। तो एक्सटर्नल ग्राउलर जो होता है वो तो DC के लिए काम में लेते हैं, ये V या H आकृति में होता है, तो इसमें V आकृति पर अपन आर्मेचर रखते हैं और टेस्टिंग की जाती है। और इंटरनल ग्राउलर जो होता है वो होता है छोटा, तो वो अपने स्टेटर के अंदर रख के पोल की ध्रुवता या ओपन शॉर्ट कॉइल जांच करने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो इंटरनल ग्राउलर अगर है तो वो शॉर्ट कॉइल की जांच करने के काम आएगा AC में। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड इन सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग। देखिए सिंगल फेज मोटर में अगर कॉइल के ग्रुप जो है वो अगर अलग हो जाते हैं, कॉइल ग्रुप कनेक्शन का मतलब ये होता है कि एक पोल में जितनी कॉइल आती है उन सभी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक जैसा होना चाहिए। देखिए कॉइल ग्रुप अगर आपकी रिवर्स हो जाएगी तो मोटर क्या है, चल तो जाती है लेकिन धीमी गति से चलती है और करंट भी वैसे ज़्यादा ले लेती है, लेकिन इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा कि मोटर रन स्लोली, यानी धीमे मोटर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइड DC सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन। सिंक्रोनस मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हुए भी 3 फेज की मोटर होते हुए भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है। सिंक्रोनस मोटर 3 फेज मोटर होते हुए भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है। इसके स्टेटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है और फिर भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो इसका रोटर जो होता है उसको हम DC देकर उत्तेजित करते हैं और इसके रोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पर गतिमान हो सके इसलिए DC सप्लाई देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, यानी मोटर को सिंक्रोनस गति पर चलाने के लिए हम DC सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ सिंक्रोनस मोटर
वर्क्स एज ए पावर फैक्टर कोरेक्टर, यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। तो पावर फैक्टर कोरेक्शन करने के लिए मोटर कैसे चलती है, तो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर, सिंक्रोनस मोटर इस प्रकार की मोटर है जिसके पावर फैक्टर को हम यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर मोटर को चला सकते हैं। तो मोटर का पावर फैक्टर कैसे वेरी करता है, तो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर फील्ड एक्साइटेशन यानी रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए कि वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, यानी हम फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तित करके मोटर के पावर फैक्टर को परिवर्तित करते हैं और हम पावर फैक्टर में सुधार कर सकते हैं। अगर अंडर एक्साइट हो तो मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पे चलती है, ओवर एक्साइट हो तो लीडिंग पावर फैक्टर पे चलती है और लेवल एक्साइट हो तो इकाई पावर फैक्टर पर। तो जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए मोटर का उपयोग करते हैं तो हमेशा इसको ओवर एक्साइट यानी अति उत्तेजित करके चलाते हैं, और पावर फैक्टर सुधारने के लिए जब इसका उपयोग करते हैं तो इसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर नहीं, वहाँ पर सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं, क्योंकि कैपेसिटर भी पावर फैक्टर सुधारने के काम आता है और कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, यानी निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों की तरह काम करता हो। इन्वर्टर होता है डीसी को एसी में बदलने वाला और कन्वर्टर होता है एसी को डीसी में बदलने वाला। अब निम्न में से ऐसा कौन सा कंपोजिशन आपको दिया है जो एसी को डीसी, डीसी को एसी दोनों में कर सके, यानी कन्वर्टर की तरह भी काम करे, इन्वर्टर की तरह भी काम करे। देखिए रेक्टिफायर और डायोड जितने भी होते हैं ये केवल और केवल एसी को डीसी में बदलते हैं, इसलिए ए बी सी तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। एक ही ऑप्शन बचा सिंक्रोनस कन्वर्टर, इसमें एक सिंक्रोनस मोटर होती है और एक डीसी का जनरेटर होता है, यानी एक सिंक्रोनस मशीन होती है और एक डीसी मशीन होती है। वो इन्वर्टर कन्वर्टर दोनों की तरह काम करते हैं। वैसे इसमें रेक्टिफायर, डायोड और रेक्टिफायर दिए तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन, यानी स्टेटर की शॉर्ट और ओपन कॉइल दोनों आपको अगर जांच करनी हो तब फिर अपन एक्सटर्नल ग्राउलर का उपयोग करेंगे। वैसे देखिए ना, टोंग टेस्टर आता है तो ये परिपथ को बिना बिगाड़े धारा मापने के काम आता है, और डिजिटल मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस मापने के काम आता है, ना कि ओपन और शॉर्ट कुंडली जांच करने के काम आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, एक्सटर्नल ग्राउलर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आपको एक पार्ट दिखाया गया और उसमें नाम पूछा है जहां इन्होंने इंगित किया है। देखिए ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा कंप्लीट भाग जो है ये कम्यूटेटर है, पूरे कंप्लीट भाग को हम कम्यूटेटर कहते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, और कम्यूटेटर सेगमेंट से ठीक पहले का हिस्सा जो होता है वो कहलाता है कम्यूटेटर राइजर। इस प्रश्न का उत्तर होगा कम्यूटेटर राइजर। ये राइजर क्या होता है, ये राइजर वो होता है कि आर्मेचर कुंडलियों के जो सिरे होते हैं वो सबसे पहले राइजर पे ही जुड़ते हैं, सेगमेंट के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ते, कॉपर के लग लगा करके हम राइजर पर उनको कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 44वें प्रश्न का उत्तर सी होगा कि कम्यूटेटर राइजर हमें दिखाया गया है। कम्यूटेटर सेगमेंट कौन से होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट ये है, अगर यहाँ पर वो मार्क कर देता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर है, आपको दिख रहा है कि सीरीज फील्ड भी और शंट फील्ड भी, यानी कंपाउंड जनरेटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन कंपाउंड जनरेटर के थे। अब कंपाउंड जनरेटर में ये है कि हम देख रहे हैं कि जो शंट फील्ड है वो आर्मेचर और सीरीज दोनों के है, तो प्रश्न श्योर हो गया कि लॉन्ग शंट होगा, यानी लॉन्ग शंट कंपाउंड होगा। अब लॉन्ग शंट कंपाउंड के ऑप्शन आपको बी और सी में दिया गया है, लेकिन देखिए आपका कि जो शंट फील्ड है उसका फ्लक्स और सीरीज फील्ड का फ्लक्स दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए जो जनरेटर होगा वो कौन सा, डिफरेंशियल, लॉन्ग शंट है और कंपाउंड है। यानी आपको इसमें तीन पहचान बतानी थी, तो डिफरेंशियल है, लॉन्ग शंट है और कंपाउंड है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कैसे जोड़े जाते हैं, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होते हैं। इंटरपोल होते क्या है, स्पार्किंग कम करने के लिए जनरेटर में लगाए जाते हैं, और ये छोटे पोल होते हैं, ये मुख्य फील्ड पोल के जितने ही होते हैं और मेन फील्ड पोल के बीच में लगाए जाते हैं। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इनकी ध्रुवता जनरेटर की घूर्णन दिशा में आगे आने वाले पोल के समान होती है। यदि मोटर में पूछा जाता तो मोटर में ये घूर्णन दिशा में आगे आने वाले पोल के विपरीत होती है। यानी इंटरपोल स्पार्किंग कम करने के लिए लगाए जाते हैं, छोटे पोल होते हैं, मेन पोल की तुलना में इन पर वाइंडिंग का मान 1/3 ही होता है। संख्या में ये मेन पोल के बराबर होते हैं, मेन पोल के बीच में लगाए जाते हैं। आर्मेचर के सीरीज में ये जोड़े जाते हैं, फील्ड पर इनकी स्थापना होती है। प्रश्न का उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों होता है। तो देखिए सेल्फ एक्साइटेड जितने भी होते हैं स्व उत्तेजित, उनमें स्टार्टिंग में कुछ वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए
अवशिष्ट चुंबकत्व होना जरूरी है। यानी अवशिष्ट चुंबकत्व अगर नहीं होगा तो जनरेटर निर्धारित घूर्णन गति पर घूमने के बाद भी उनकी उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 0 ही रहेगा। तो सी उत्तर आएगा, बिल्ड अप द वोल्टेज, यानी प्रारंभिक वोल्टेज बनाने के लिए। हालांकि इसके द्वारा वोल्टेज जो बनती है वो बहुत कम होती है मान में, वो 5 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इस 10 वोल्ट से वो जो डीसी होती है उससे फील्ड और उत्तेजित होता है, फिर ये ज़्यादा वोल्टेज बनाते हैं, फिर और उत्तेजित होते हैं, ज़्यादा वोल्टेज, फाइनली वो चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है और फील्ड आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कुछ वोल्टेज बनाने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व होना जरूरी है। यदि अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाए तो फील्ड पोल को डीसी सप्लाई से संयोजित करके हम वापस फिर से अवशिष्ट चुंबकत्व बना सकते हैं। यानी अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पोल को फिर से डीसी सप्लाई देके चार्ज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ़ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले आपको मैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं। क्रांतिक प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि फील्ड वाइंडिंग का वह उच्चतम प्रतिरोध जिसमें कि वाइंडिंग संतृप्त अवस्था तक धारा ले सके। देखिए प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वाइंडिंग में धारा कम हो जाएगी। जब शंट फील्ड में धारा कम होगी तो शंट फील्ड का फ्लक्स घटने लग जाएगा ना। क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप वैल्यू को बढ़ा दो लेकिन वाइंडिंग अपनी संतृप्त अवस्था में होनी चाहिए। यानी वाइंडिंग में इतनी धारा तो चल सके कि वो सेचुरेट हो सके। जैसे वाइंडिंग की संतृप्त धारा 10 एम्पियर है, आप मान लीजिए 220 वोल्ट की सप्लाई पर अपन इसको जोड़ते हैं तो इसका रेजिस्टेंस उस हिसाब से देखा जाए तो 22 ओम हो गया। 22 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर होगा तो धारा कितनी हो गई, कम। अब धारा कम हुई मतलब फील्ड सेचुरेट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि हम शंट फील्ड वाइंडिंग का, इस शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 22 ओम से अधिक नहीं रख सकते। इसके लिए 22 ओम से ऊपर प्रतिरोध होना क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। यदि क्रांतिक से ऊपर प्रतिरोध होगा तो फिर जनरेटर क्या करेगा, वोल्टेज बनाने में सक्षम ही नहीं होगा। यानी जनरेटर फेल टू बिल्ड अप द वोल्टेज, बी उत्तर कर देंगे। यानी वोल्टेज बनाने में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शंट फील्ड की तरफ धारा जाएगी नहीं, शंट फील्ड आपका संतृप्त अवस्था तक नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन जनरेटर। जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगता है। तो देखिए जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम लगता है, और अगर मोटर में पूछ लेते तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कर देते। यानी जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है, और राइट हैंड रूल के अनुसार हम सब जानते होंगे शायद कि अंगूठा मोशन ऑफ द कंडक्टर यानी जनरेटर के घूमने की दिशा को संकेत करता है। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, तो बीच की उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता को संकेत करती है। अब यही प्रश्न आपसे विपरीत भी पूछा जा सकता है कि हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता कैसे बदल सकते हैं। तो इसके 2 उत्तर होते हैं, या तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदलकर या फिर हम उसके घूमने की दिशा बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता ज्ञात करने का सूत्र पूछा है। सूत्र आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन जब स्पष्ट आपसे डीसी जनरेटर का पूछा है तो सूत्र होता है E बराबर 5ZNP/60A, और ऐसा आपको उत्तर दिया गया D। क्योंकि आप देखिए आपको जो ए ऑप्शन दिया गया है इसमें 5ZN ही है, यानी P और A को वो खा गया। हालांकि इस तरह के सूत्र लग सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न हम तब लगाएंगे जब जनरेटर लेप वाइंडिंग हो, क्योंकि लेप वाइंडिंग में A और P बराबर होते हैं, जितना भी होता है मान कट जाता है एक दूसरे से। लेकिन फिर भी हम इस समीकरण को यहाँ सही नहीं मानेंगे क्योंकि उसने लेप या वेव बताया ही नहीं। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 5ZNP/60A। इस प्रश्न का उत्तर होगा D।